हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज जो है क्लास 10th का मैथ को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर, चाहे आप एनसीईआरटी को उठाए, चाहे आप जिस भी स्टैंडर्ड बुक को बनाते हैं उसको उठाइए, उसका पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पीछे में दिख रहा होगा, रियल नंबर्स हमारा पहला चैप्टर है। मैं आपको छोटा मोटा बात इस चैप्टर के बारे में बता दूं। सबसे पहला बात क्या कि इस चैप्टर को आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आपको नहीं आता है, ये हम मान के चलेंगे तो हमको लगता है ज्यादा अच्छा से डिलीवर कर पाएंगे। और जो बहुत कमजोर बच्चा है, ऐसे तो बच्चा कोई कमजोर अच्छा नहीं होता है, बट हाँ जो किसी कारणवश किसी भी वजह से अच्छा से नहीं पढ़ा, उसको हम कोशिश करेंगे कि आज और अभी से ये सब बात उसको अच्छे रूप से समझ में आए। पहला बात। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि आपको मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि आपके एग्जाम में जो भी आप बोर्ड की एग्जाम देते हैं क्लास 10th लेवल पर, उसमें आपका टोटल इस चैप्टर से 6 नंबर का सवाल आता है। ठीक, तो आपको इस चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं करना है और मैं आपको पर्सनली ये बता भी दूंगा कि जनरली आपको इस सवाल पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी जब हम सीख रहे हैं तो सीखने वक्त में हम डिस्क्रिमिनेशन एकदम नहीं करेंगे, है कि हमारा संविधान भी अलाउ नहीं करता हमको किसी भी रूप से डिस्क्रिमिनेशन करने का, तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। टॉपिक कुछ को लेकर नहीं करेंगे, हर चीज को बेहतर तरीका से पढ़ेंगे और जहां ज्यादा जोर देने की बात है वहां हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो ज्यादा आपका वक्त हम जायज ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि रियल नंबर एग्जैक्टली होता है क्या, उसके बाद जाके हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना डिटेल में आपको 9th में पढ़ाया जाता था, बट हम एक डायग्राम लेंगे और इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रियल नंबर होता है क्या, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सो ऑन। ठीक, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख के चीज को देखिएगा और आप अपना प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाइए। ठीक, काफी है अगर आप अपना नोट्स बनाओगे, उसी को पार्टिकुलरली रिवीजन करोगे, तो हम ये भी आपको एश्योर करते हैं कि आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक बनाने की आवश्यकता नहीं। अपना नोट्स को 2-4 बार बनाओ, जाओ, 100% 100 से कम नंबर नहीं आएगा, ये गारंटी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, समझिएगा, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक हम बड़ा सा बॉक्स बना रहे हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, ये बना दिए। ठीक, ये हमारे पास एक स्क्वायर सा बॉक्स है। हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि इस बॉक्स का एक खाटा, ये एरिया, इसको हम बोल रहे हैं कि इसमें हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बाबू कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ऐसा नंबर्स जो कि काउंटिंग्स होता है, या सिंपली बोले काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नंबर जिसको हम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, दैट पार्टिकुलर नंबर इज नॉन एज नेचुरल नंबर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इसका देखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन, इस तरह से 99 हो गया, सो ऑन, इस तरह से। ठीक, तो जितना भी काउंटिंग नंबर्स होता है वो सब का सब जो नंबर्स आता है वो नेचुरल नंबर्स में आ जाता है। क्लियर है? आगे दूसरा बात हम करना चाह रहे हैं होल नंबर्स का। तो हम होल नंबर्स में क्या बोलते हैं कि सर सारा नेचुरल नंबर्स और सिर्फ एक्स्ट्रा एगो जीरो ऐड कर दो तो वो पूरा नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स बोल सकते हैं। इसका मतलब होल नंबर्स में सारा नेचुरल नंबर्स तो आएगा ही आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हमारा होल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स। ये पूरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हमारा क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया, ये पूरा। इसमें क्या होगा सर, इसमें एक जीरो तो आएगा ही आएगा, बाकी जितना हो गया 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से चलते रहेगा। क्लियर है बात? तो नेचुरल नंबर क्या हुआ, सारा का सारा काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या हुआ, जीरो इंक्लूडिंग होल दी नेचुरल नंबर इज नोन एज कंप्लीट होल नंबर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सारा का सारा नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज कंप्लीटली इज नोन एज इंटीजर्स। कहने का तात्पर्य यह है कि इंटीजर्स हमारा यहां से यहां लो, ये हमारा इंटीजर्स। इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा इंटीजर्स को जब हम इसे कहते हैं, इस लाइन के अंदर में ही पूरा का पूरा इंटीजर्स आ गया। सारा नेचुरल नंबर, सारा होल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो पूरा का पूरा इंटीजर्स में आ जाएगा। इससे अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो आप बोलिएगा सर -7 डॉट 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 चलेगा, -6 -5 डॉट 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 0
1 2 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर्स जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉन एज इंटीजर्स। तो ये पूरा का पूरा जो चीज है ये कवर कर देगा किसको? इंटीजर्स को। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुद्दा रेशनल नंबर का। तो हम बोलेंगे सर रेशनल नंबर क्या होता है? पहले तो डायग्राम बनाओ ऐसे करके। लो भाई, ये हमारा आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में सबसे स्पेशली आपको किस बात को ध्यान में रखना है? 3 बात। सबसे पहला बात क्या कि सर रेशनल नंबर में नंबर p/q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा बात सर p और q दोनों का दोनों जो होता है, सर p और q दोनों का दोनों, एक मिनट, p और q दोनों का दोनों आपको जो है इंटीजर्स होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्या? ई इंटीजर, मतलब p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। आप इतना समझिए। इसको पढ़ने का तरीका होता है p और q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, आप इतना समझिए कि रेशनल नंबर का पहला कंडीशन p/q फॉर्म में होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और तीसरा सबसे स्पेशल बात की सर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों बात मिलेगा तो हम किसी भी नंबर को धरती पर दुनिया में कहीं भी कोई भी नंबर हो उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। शर्त क्या है? पहला शर्त कि p/q फॉर्म में होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और तीसरा q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों बात मिल गया तो सारा नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोल देंगे। और इस डब्बा के अंदर में जितना पूरा चीज आ रहा है सब का सब रेशनल नंबर में आता है, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, सब का सब रेशनल नंबर्स में आता है। ठीक, इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर 0 हो गया, 1 हो गया। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर है, 1 और 1 दोनों इंटीजर है, और उसके बाद q जो कि नीचे में 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं इस वजह से, क्या कि ये सब बात आप पढ़े हैं। ठीक, अगर हम बोलेंगे माइनस का 7/4 आप बोलिएगा बिल्कुल सर, 22/7 आप बोलिएगा बिल्कुल सर, √4 आप बोलिएगा बिल्कुल सर, √4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे बताओ 0.75 बार, तो आपको पता है कि 0.75 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 0.75 बार को हम लोग लिख सकते हैं 0.757575 चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि सर रिपीटिंग नंबर्स आर नॉन एज रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो भी नंबर्स आपका रिपीट होता है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी एक एग्जांपल जो बेसिकली आप आई थिंक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना क्लास 9th में भी सीखे थे और 10th में भी सीखेंगे, और इस सवाल 1 या 2 नंबर का आता है वो भी अच्छा से सीखेंगे। इस सब बात को भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारा का सारा कैटेगरी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर्स का। अब आता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को अलग से बनाना पड़ेगा सर। इरेशनल नंबर इस सब कैटेगरी में नहीं आता है, हम बोल रहे हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है नाइदर टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ना हो, नॉन रिपीटिंग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर। जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल में 0.1234। ठीक, अब देखो यहां पर तो रिपीटिंग हो रहा है, 0.757575757575 चल रहा है। ठीक, तो ये तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। लेकिन 0.1234567891011121314 चलते रहा है। नाइदर टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट हो रहा है, तो इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम इसका, जैसे अगर हम बोलेंगे √3, तो आप √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 ही लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आगे बाहर तार तो निकाल नहीं सकते। तो इस तरह का नंबर भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे √2, ये भी हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया क्या? या फिर अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो √7, ये भी हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर जो होता है बाबू, उसके बारे में एक स्पेशल बात याद रखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा। तो
इस तरह का चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का चीज को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि दो तरह का नंबर है सर धरती पर। एक पूरा का पूरा रेशनल नंबर बोल दो तो रेशनल नंबर के अंदर ही में इंटीजर्स आ जाएगा, इंटीजर्स के अंदर ही में होल नंबर नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर्स के अंदर ही में नेचुरल नंबर आ जाएगा। क्लियर है? ये डायग्राम आपको क्या फील दिलाता है कि रेशनल नंबर के अंदर में ये सब आ जाता है, इंटीजर्स के अंदर में ये सब आ जाता है, होल नंबर के अंदर में ये सब आ जाता है और नेचुरल नंबर बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा इरेशनल नंबर क्या होता है अलग। ठीक, अब रियल नंबर क्या होता है सर, रेशनल प्लस इरेशनल। सारा रेशनल नंबर और सारा इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करके हम इसको बोलते हैं क्या, इस पूरा डब्बा को हम लोग बोल सकते हैं सर ये डब्बा जो है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डब्बा जो है ये डब्बा रियल्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गया सर। कंप्लीट रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज रियल नंबर्स। यहां तक बात समझ में आ गया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नोट कर लीजिए इस डायग्राम को, थोड़ा सा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा आपका। और कितना आप समझे उस पर हम कुछ दो तीन ट्रू फॉल्स लेते हैं, देखते हैं आपको कितना बात समझ में आया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हम इस बात पे ज्यादा जोर इसलिए फिर से बोल रहे नहीं दिए, क्यों, कहे कि हमको इतना पता है कि 9th में आप पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत, तो हम जल्दी जल्दी बता दिए क्या कि सर ये रेशनल नंबर नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होता है, होल नंबर सारा नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है सारा नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ व्हाट, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इतना तो होल नंबर हो गया और इतना निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, तो ये इंटीजर्स हो गया। रेशनल नंबर के पीछे 3 कंडीशन पता रखना है कि सर p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस तरह का संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे, उस तरह का संख्या को हम लोग बोल देंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट करेगा खत्म भी नहीं होगा, ना रिपीट करेगा तो उसको हम लोग बोलेगा, या फिर ऐसा जो होता है परफेक्ट स्क्वायर में हो या परफेक्ट क्यूब ना हो, उस तरह का नंबर को भी हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। इसमें एक बड़ा स्पेशल सा बात होता है, इरेशनल नंबर का एक स्पेशल सा एग्जांपल होता है जो आपको जनरली बोला जाता है पाई। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सवाल देते हैं, देखते हैं आपको ये डायग्राम कितना समझ में आया। ठीक, आप एक बार नोट कीजिए प्लीज। चलिए, जो पढ़े हम लोग उसी के बेसिस पर आपसे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, बस जस्ट कि आपको रिवाइज कराना चाहते हैं, या आप समझिए क्लास 9th की यादें को आपको बस ताजा कराना चाह रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है। पहला सवाल क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल। हम लोग ऐसा पढ़े क्या कि सर अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है तो हमको पता है ये अगर रेशनल हो गया और ये यहां पर क्या होता है इरेशनल, तो पूरा बॉक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड करेगा। और सवाल वाला भी बोल रहा है कि रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट 100% सत्य है। ठीक, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, सवाल वाला पूछ रहा है कि 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। हमको पता है क्या कि सर 0 को हम नहीं भी चाहो तो बच्चा की तरह समझाते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो पहला बात, क्या ये p/q फॉर्म में है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर। क्या p और q दोनों का दोनों इंटीजर है, आप बोलिएगा 1 मिनट देखते हैं। p 0 इंटीजर है, q 1 इंटीजर है सर, बढ़िया बात है। और तीसरा बात, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q यहां पर क्या है, q है 1 और 1 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब 100% ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब सवाल वाला क्या बोल रहा है समझते हैं। 0 इस लाइन को देखिएगा, हम क्या होता है फ्लो में हम पढ़ना भूल जाते हैं या इस सब बात को स्लिप कर जाते हैं। तो क्या बोल रहा है सवाल वाला, 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। एकदम गलत। हम अभी देखें 0 रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आपको ये नहीं बोल रहा है 0 इज रेशनल नंबर। अगर 0 इज रेशनल नंबर होता तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो एकदम ये फॉल्स है। ऐसा है ही नहीं सर 0 रेशनल नंबर है। तो बस मेरा ये इंटेंशन था कि आप छोटा छोटा चीज पर भी ध्यान दोगे, इन्हें की फ्लो में आप पढ़ गए और आगे बढ़ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाई इज एन इरेशनल। अभी आपको पता है इरेशनल के एग्जांपल में ऐसे समझिए आप
क्या सर हम पाई को π/1 लिख सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल। तो पहला बात तो सही हो गया कि p/q फॉर्म में लिख रहे हैं, बढ़िया बात है। आगे दूसरा बात क्या होना चाहिए सर? p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, p और q दोनों एलिमेंट ऑफ इंटीजर होना चाहिए। p क्या है पाई, q क्या है 1। q तो इंटीजर है लेकिन p इंटीजर नहीं है, इसका मतलब यहाँ एलिमेंट ऑफ इंटीजर नहीं है। और ये चीज अगर फेल हो गया इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि सर ये रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है तो क्या है सर? ये इरेशनल है। और सवाल वाला भी यही बात बोल रहा है कि पाई इज एन इरेशनल। बढ़िया बात है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एंड 22/7 इज इरेशनल नंबर। बिल्कुल सर, 22/7 p/q फॉर्म में लिख रहे हैं, p और q दोनों इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। और 100% ये पूरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ट्रू। बिल्कुल सर, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज व्हाट? रेशनल। ठीक, अब इसमें एक बात हम अपने तरफ से आपको बताना चाहते हैं, आप प्लीज याद रखिएगा, पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है पाई का 22/7। कभी भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7, आप प्लीज उसको ये बात बता दीजिएगा कि सर पाई का वैल्यू अभी तक चल ही रहा है, 3.14111 चलती रहा है, 3.14156 समथिंग चल ही रहा है। तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। तो अप्रोक्सीमेट जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होता है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है। ठीक, तो इसको आप नोट करिए। ये था हमारा क्लास 9 तक का बात जो हमको बेसिकली आना चाहिए था। अब हम लोग मेन जो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, जैसे लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसी चीज को आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मेन मैथ है अपना क्लास 10 का, उस पे हम लोग पहुंचते हैं। क्या है, कैसे है, क्यों है। हम लोग को बेसिकली क्लास 10 का इस लेक्चर में हम लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझना है अच्छे तरह से। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझने से पहले लेमा और एल्गोरिदम क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर जाके हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट है चैप्टर का उसको हम लोग कवर आउट करेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग लगाइएगा लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा क्या होता है? सबसे शुद्ध भाषा में अगर आपको बताए कि लेमा क्या होता है, तो सर सबसे शुद्ध भाषा में लेमा का यह मतलब होता है कि सर ऐसा कथन जो पहले से सत्य है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरा स्टेटमेंट को सत्य प्रूफ करने के लिए। फिर से बोल रहे हैं हम, क्या बोले? ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कथन, हिंदी में उसको बोलते हैं कथन। तो ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ट्रू है उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ट्रू या सत्य साबित करने के लिए। उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट जो पहले से सत्य है उसको हम लोग बोलते हैं लेमा। लिखते हैं, समझिएगा बात को। लेमा क्या होता है? इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब जो पहले से प्रूफ हो चुका है कि सत्य है ये बात। ठीक, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच is used to prove another statement। ठीक, ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूफ किया गया है कि वो सत्य है, अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरा स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके तहत आप समझिएगा बातों को, समझिएगा बात को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोले कि क्लास 9th में आपके सर जब आपको सर्कल पढ़ा रहे होंगे तो आपके सर एक बात आपको जरूर बताए होंगे, क्या कि जो सर्कल का कोई भी कोड होता है, सर्कल का कोई भी कोड होता है, लेट्स से ये कोड है ए बी कोड है, हम बोल रहे हैं सर्कल का आर्क। ठीक, ये जो आर्क है यहां पर एक सेंटर मान लिए ये ओ, तो आर्क जो होता है सर्कल का कोई भी आर्क से अगर आप सेंटर पे एंगल बनाइएगा
और उसी से अगर दूसरा पे आप एंगल बनाइएगा ये वाला, ठीक, तो ये जो एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होता है। बात समझ में आ गया? हम क्या बोल रहे हैं कि सर्कल का कोड बोलो AB, या सिंपली आप ऐसे बोल दो सर्कल का आर्क से अगर आप एक एंगल सेंटर पे बनाइएगा और दूसरा एंगल सर्कल के किसी भी पार्ट्स पे आप बनाइएगा तो वो वाला जो पार्ट्स पर वाला बना एंगल या सर्कल पे बना हुआ जो एंगल है वो सेंटर का आधा होगा, या हम उल्टा बोल सकते हैं कि सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है वो पार्ट्स वाला एंगल के 2 गुना होगा। ये बात आप पढ़े होंगे, ठीक। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, देखिएगा कि ये जो होता है ये 2 गुना होता है। लेट्स से कि हम आपको सवाल दिए कि बताओ बाबू ये एंगल आप हमको प्रूफ करके बताओ कितना होगा जब ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो आप बोलिएगा सर हमको कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर सेम आर्क से एक बार सेंटर पे एंगल बनाया गया हो सर्कल का और वही सेम आर्क से एक बार सर्कल का किसी पार्ट्स पे एंगल बनाया गया हो तो हमको पता है कि सेंटर वाला एंगल पार्ट्स वाला एंगल से 2 गुना होता है, या पार्ट्स वाला एंगल जो होता है सेंटर वाला एंगल्स के आधा होता है। ये स्टेटमेंट जो आपको पता है उसी को तो लेमा बोलते हैं, जो आपको पहले से पता है उसी को तो लेमा बोल रहे हैं। तो बस हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमको पता है कि ये आधा होगा, इसका मतलब सर ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। खत्म बात, खत्म बात। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन जानकारी में था, हमको पता था कि सेंटर वाला जो एंगल है वो किसी भी सर्कल का पार्ट्स पे जो एंगल बनेगा उसका 2 गुना होता है। तो जो पता था डेट पता इज नोन एज लेमा। खत्म बात, ठीक। उतना डिटेल्ड में नहीं जाना है लेमा को लेके, बस हाँ पता होना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो एक एक बात हमको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपको टर्म से मुलाकात होगा वो टर्म है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब होता है एक इस तरह का पैटर्न या एक तरह का प्रोसीड्यूर जिसका इस्तेमाल करते हैं बाकी चीज को लाने में, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे इसको समझिएगा। इट इज ए well defined steps or procedure which is used to solve a certain type of problems, ठीक। मतलब क्या हुआ आपको हम समझाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, एल्गोरिदम शब्द का मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकुलर सवाल या किसी भी पार्टिकुलर समस्या को सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, एक लाइफ के फॉर्म में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी मम्मी है, अगर आपकी मम्मी आपसे नाराज हो गई, सिंपल बात को समझने के बस समझाने के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे नाराज होगी किसी भी बात से, आपसे बात नहीं कर रही है, आपसे नाराज हो गई है, तो आप क्या करोगे हमको बताओ। सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या कि आप जब खाना खाने का टाइम अगर जैसे मेरे साथ पर्सनली होता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जब खाना खाने का टाइम हो तो आप खाना खाने मत जाओ, बस आप खाना खाने मत जाओ। बाकी जैसे ही आप खाना खाने नहीं जाओगे तो आपकी मम्मी समझ जाएगी कि इसको भी परेशानी है और मम्मी वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। क्या हम बोले, अगर आपकी मम्मी या आपकी माता जी आपसे नाराज है किसी बात को लेकर, बस आप खाना खाना मत जाओ, आप बोलो हम खाना ही नहीं खाएंगे, बस आप खाना मत खाओ, देखो आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। जनरली मेरे साथ ऐसा होता है। तो इसका मतलब वो जो पैटर्न है कि हम पकड़ लिए इस बात को कि अगर मम्मी नाराज है तो बस खाना को आप नेगेट करो, मम्मी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो खाना को निगेट करना इस पार्टिकुलर प्रोसेस में क्या है, एल्गोरिदम एक तरीका है कि तरीका अगर हम अपनाते हैं ना तो अपना काम बन जाता है। डेट इज नोन एज एल्गोरिदम। बस इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। क्या हम बोले, एक ऐसा प्रोसीड्यूर या एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स जिसका इस्तेमाल हम किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। डेट थिंग इज नोन एज एल्गोरिदम।
क्लियर है बात। यहां पर आपका एल्गोरिदम और लेमा हम उम्मीद करते हैं कि स्पष्टता रूप से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मेन मुद्दा पे पहुंचते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके आगे मेन मुद्दा पे पहुंचते हैं कि जो हमारा हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है, डेट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो हम मिटा रहे हैं बाबू इसको। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो। उतना डिटेल्ड में इसके बारे में नहीं जाना है, जो मेन टॉपिक है ना उसको पढ़ना अच्छे से। चलिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है समझिएगा। हेडिंग लगा रहे हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि यूक्लिड क्यों, काहे कि यूक्लिड नाम का साइंटिस्ट या यूक्लिड नाम का मैथमेटिक्स जो है इसको दिया था। डिवीजन क्यों, काहे कि डिवीजन टर्मिनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेमा क्या कि हम मान के चलेंगे कि ऐसा होता है तो होता है, दैट्स इट। क्लियर है बात। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखाते हैं। आजकल के समय में अब फैशन हो गया स्टेटमेंट सब नहीं आने का, लेकिन जब पुराने समय में था, आई थिंक 2002-2005 के समय में ये सब डेफिनेशन आता था 2 नंबर का, कि डिफाइन करो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है फलाना, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक, चलिए हम लिखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। ठीक, मान लिए हम अपने मन से 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है अपने पास A एंड B। ठीक, वी डिफाइन 2 होल नंबर्स Q एंड R such that, ये हम अपने तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, जो है एज इट इज स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ वही हम आपको लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B के लिए, वी डिफाइन 2 होल नंबर, उसके लिए हम 2 होल नंबर डिफाइन कर रहे हैं, Q एंड R। होल नंबर का मतलब क्या है कि Q भी 0 हो सकता है और R भी 0 हो सकता है। ठीक, बस इतना सा बात है। Q एंड R सच दैट A बराबर B इंटू Q प्लस का R। ठीक, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। और इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा लेस देन डिवाइजर होगा, B होगा। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 2 होल नंबर्स Q एंड R इस तरह से कि A बराबर B इंटू Q प्लस का R होगा। शर्त यह है कि R 0 से बड़ा या 0 के बराबर और लेस देन B होगा। ठीक, तो जब हम इसको डिविडेंड फॉर्म में लाते हैं या डिवाइड करने के फॉर्म में लाते हैं, तो इस A को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। B को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। अगर थोड़ा सा आपको साउंड का इशू आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आसपास में हमारे साथ साथ और भी आदमी है जो काम कर रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इरिटेटिंग साउंड आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, है ना। हम उसको जाके तो बोल नहीं सकते हैं कि आप बंद कर लीजिए, आपसे बोल सकते हैं कंप्रोमाइज करने, थोड़ा सा कर लीजिएगा। डिविडेंड, A को डिविडेंड बोलते हैं, B को डिवाइजर बोलते हैं, Q को हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, QUOTIENT क्वोशिएंट बोलते हैं, और R को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर या रिमाइंडर, कोई कोई बोलता है रिमाइंडर। ठीक, तो यहां से हम एक बात और बोल सकते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक, ये है हमारा
यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन की डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर होता है। शर्त यह है कि आपका जो रिमाइंडर होना चाहिए बाबू, यहां से देखते रहिएगा, आपका जो रिमाइंडर होना चाहिए, आपका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन लेस देन क्या, बी क्या है, डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि हम कभी कभी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और एग्जाम वाला पूछ लेता है हमसे, हम फंस जाते हैं। तो बात समझ में आ गया। डिविडेंड बराबर, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझे और वहां से कंक्लूड किए, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है क्या, कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। शर्त यह है कि रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन लेस देन डिविजर होता है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यह है कि कुछ बच्चा को पता होगा कि डिविडेंड होता है क्या, डिवाइजर होता है क्या, क्वोशिएंट होता है क्या, रिमाइंडर क्या होता है, सब बात कुछ ना कुछ बच्चा को पता होगा, लेकिन सबको हो सकता है नहीं पता होगा। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्या होता है, और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप कितना समझे हैं, उसके बेसिस पर जो एग्जाम में आपके सवाल आए हैं या जो आगे अप्रोक्सीमेटली आने की संभावना है, उसको हम लोग डील करेंगे। तो फिलहाल पहले आप इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे मुद्दा पर पहुंचते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या सीखे यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन से, उसको पहले पकड़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला मुद्दा क्या सीखे हम लोग, क्या कि सर इसका एप्लीकेशन ये बात बोलता है कि सर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर होना चाहिए, प्लस का रिमाइंडर होना चाहिए। और रिमाइंडर पे ये कंडीशन बनता है रिमाइंडर पे क्या, कि सर रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर या डिवाइजर से कम होना चाहिए। बस इतना सा कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक, हम इसको थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिवाइड 199/4। तो बोलेगा सर कि बच्चा वाला सवाल बचपन में आप करते होंगे कि 199 को 4 से भागा करो, इस सब तरह का सवाल बचपन में करते होंगे। बस हम आपको इसका जो डिवीजन हम लोग करते हैं, क्या इसको ये कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बस एक वेरिफिकेशन देने के लिए हम आपको ये बात करा रहे हैं। ठीक, हम करते हैं, देखिएगा आप आराम से देखिए। हम क्या करते थे, इसे डब्बा बनाते थे जब हम डिवाइड करते थे 4 से, लो। ठीक, बढ़िया बात है। आगे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हम 4 से 4 बार में ले जाएंगे 16, बढ़िया बात है। तो 3 हो गया 39, 9 से 4 बार में ले जाएंगे 36, तो कट गया और आपको ये बच गया। यहां तक बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक छोटा मोटा बात पता है कि सर हम इसको बोलते हैं डिवाइजर, इतना तो आपको पता होगा। इसको जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। और ये जो बच गया ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो अब हम देखना चाहते हैं क्या सही में डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर होता है, देखते हैं। चलिए, हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं क्या, कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ये हम निकालना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस सिचुएशन में, पार्टिकुलर एग्जांपल में डिवाइजर कितना है सर, 4 जो है उसको लिखो, इनटू क्वोशिएंट कितना है सर, यहां पर 49, तो इसको लिखो। चलिए, प्लस में रिमाइंडर कितना है सर, 3, इसको लिखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 196 प्लस का 3, और ये कितना आ गया 199, और हम इसी को तो बोलते हैं डिविडेंड। ठीक, तो
इसका मतलब क्या हो गया कि सर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर डिविडेंड के बराबर आ गया। और थोड़ा सा ऊपर जाके आप देखो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही तो बोलता है क्या कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर होता है, और बिल्कुल हमको आ भी रहा है। तो ये सिचुएशन भी हमारा वेरीफाइड हो गया, और आज के बाद हमको एक तरह से आप समझिए कि स्टाम्प पेपर पे साइन करके मिल गया कि आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे हुए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर लगा दो। शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए इसको डिविडेंड बोला जाता है, जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको डिवाइजर बोला जाता है, जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। जितना आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, और जितना बच गया उसको रिमाइंडर। वर्ड का मतलब ही होता है बचना, ठीक। तो जितना बच गया उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो आई होप कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एप्लीकेशन है वो आपका वेरीफाइड हो गया। अब हम आपको सवाल कराएंगे, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़िया से बढ़िया सवाल आपसे हम कराते हैं, और उसके बाद लास्ट में लेक्चर को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ करके बंद कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे सवाल करेंगे, और भी लेमा पे जो अच्छा एप्लीकेशंस बन सकता है उसको कराएंगे, है ना। आपको जितना करा दे हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं, आप उतना करके जाओ। अगर आपका 99 भी आया तो मेरा नाम बदल देना, आप 100 में 100 आएगा। हाँ, शर्त है आप ईमानदार रहो अपने से कि आपको आता है नहीं आता है वो सब बात आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ है बाहर कुछ और बोल रहे तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। आप नोट कीजिए, फिर सवाल पे हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर आपको दो सवाल दिख रहा होगा। एक सवाल ऑब्जेक्टिव है पहला वाला, दूसरा सवाल सब्जेक्टिव है, ठीक। तो आपको दोनों सवाल को अटेम्प्ट करना, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल क्या बोल रहा है, लेट आर इज ए रिमाइंडर, आर एक रिमाइंडर है, देन अकॉर्डिंग टू ईडीएल मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट बी इज ए डिवाइजर, और आपको बता दिया है कि डिवाइजर को आपको बी मान के चलना है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन या स्टेटमेंट जो समझो आप कौन सा करेक्ट है वो बताना है। दूसरा क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, कोई भी नंबर को जब हम 73 से डिवाइड करते हैं तो हमको 34 एज ए क्वेश्चन मिलता है, और 23 एज ए रिमाइंडर मिलता है। तो आपको बताना है कि आपका नंबर कौन सा है, ठीक। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाकर मैं आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा, पॉज करके एक बार ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम इस सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा बात को। बहुत बच्चा से हो भी गया होगा, काफी बेसिक सवाल है और हो भी जाना चाहिए आपसे। नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल सी बात है, आप कंसंट्रेशन थोड़ा सा अपना बढ़ाए पढ़ाई को लेके, ठीक। चलिए, अभी हम आपको समझाएं क्या कि सर अगर हमारे पास आर एक रिमाइंडर है तो रिमाइंडर के पीछे का कंडीशन क्या होता है कि रिमाइंडर जो होता है सर, वो रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन लेस देन डिवाइजर होगा। डिवाइजर के बराबर नहीं होगा, लेस देन डिवाइजर होगा। तो पहला केस बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ना एकदम नहीं। दूसरा केस बोल रहा है 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 1 का तो बातें नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, बराबर तो यहां है नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिवाइजर के बराबर यहां बता दिया, हम तो बोल रहे हैं बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि सर रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन लेस देन डिवाइजर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हमारा आंसर हो गया। काफी आसान सवाल था, बच्चा से हो भी गया होगा, लेकिन इसमें भी एक स्पेशल बात यह है कि आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा ये चीज। इसके जगह अगर आप ये ध्यान दे देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो बस उस जो इंफॉर्मेशन आपको पढ़ा है उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा सवाल से, इस वजह से ये सवाल हम आपको कराए। चलिए, इस तरह का सवाल काफी आता है आपके एग्जाम में, इसको करते हैं, देखिएगा। देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल में नंबर पूछा जाएगा ना, तो आप अपने दिमाग में बस इतना सेट कर लो, आपसे कोई डिविडेंड पूछ रहा है, आपसे सिंपली आप इतना दिमाग में सेट कर लो कि आपसे डिविडेंड पूछा जा रहा है। बाकी आपको बताइए, जिससे डिवाइड कर रहा है इसका मतलब आपका डिवाइजर क्या है सर। एकदम आराम से बच्चा की तरह आपको बताते हैं, आपका डिवाइजर क्या है 73। अच्छा, क्वोशिएंट क्या है आपका, तो आप बोलिएगा सर क्वोशिएंट जो है आपका वो क्वोशिएंट क्या है 34। सर रिमाइंडर की बात करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या है सर,
आप बोलिएगा सर रिमाइंडर जो है वो मेरा 23 है। अगर हम नंबर की बात करें या फिर फाइंड द नंबर बोल रहा है, नंबर की बात करें या सिंपली हम डिविडेंड की बात करें, तो हम अपने मन से उसको क्या x मान सकते हैं, इसको हम लेट मान लिए x, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मन से मान लिए लेट दी नंबर भी x, या फिर दिमाग में अपना चलते रहना चाहिए कि डिविडेंड अपना x है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या कि सर डिविडेंड इन बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर लिखते हैं। डिविडेंड बराबर, शुरुआत में आप लिखा करें, पूरा आपको पता है याद होगा, लेकिन लिखा करें जिससे कि प्रैक्टिस हो जाता है। जब एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं आप, तब आपको जैसे चलना है चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का व्हाट रिमाइंडर, प्लस का व्हाट रिमाइंडर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड कितना है सर, यही तो निकालना है जो हम x माने हैं। x बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिवाइजर कितना है 73, क्वेश्चन कितना है 34, तो 73 इंटू 34 प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर इज नथिंग बट 23, रखो सर 23। अच्छा अब हमको 73 इंटू 34 करना है, कर लेते हैं। 73 इंटू 34 देखिएगा, 73 इंटू 34 आई थिंक 0 3 3 9 7 21 4 3 12 4 3 12 7 चौके 28 29 2 9 9 18 2 1 3 1 4 तो 2482 प्लस का 23, ठीक। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई थिंक उतना ही तो आएगा ना, 3 3 9 3 71 4 3 12 4 28 29 18 का 8 3 1 4, हाँ ठीक ठीक 2482 प्लस का 23। और देयरफॉर हमारा जो नंबर बोलो या आप डिविडेंड बोलो, जो भी बोलो, x बोलो, उसका आंसर कितना आ गया 3 2 5 8 2 10 और 24 1 2505 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत बच्चा का हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और सवाल को थोड़ा सा और लेवल हम बढ़ाते हैं सवाल का। क्लियर है? आई होप कि आपको थोड़ा सा स्पष्टता आ रहा होगा, टॉपिक में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। आएगा सर 100% को, हम बोले ना आपको 90 से कम का तो सोचना ही नहीं, 90 से कम तो पाप हो जाएगा, 99 तक तो एकदम नहीं सोचना है, पूरा 100 में 100 सर। एकमात्र सब्जेक्ट है जहां पर आपका लिटरेचर नॉलेज नहीं से चेक किया जाता है। अगर आपके पास एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, आपको सवाल को बनाने का आता है, तो काम हो जाएगा सर, और कॉन्फिडेंस भी देगा अगर आपको अच्छा नंबर आता है ना। तो बस आप अभी सीखने पे फोकस करें, वक्त के साथ अपने आप बेटर हो जाएंगे, ठीक। और हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी रख के, हमको पता है डिसकंटिन्यूटी काफ़ी है हमारे वीडियो में, हमें पता है, और अपना गलती मानने से पीछे हटना भी नहीं चाहिए, कुछ कारण रहता है इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सवाल और लेकर आते हैं आपके लिए। तो इस सवाल का आंसर 2505 हो गया। चलिए स्क्रीन पे आपको 2 सवाल दिख रहा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं, फिर जाके आपको सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल क्या है, पहला सवाल देखिएगा, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। खराब बात। आगे, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143, कोई एक नंबर था, जब उसको 143 से डिवाइड किया गया तो उस केस में 31 रिमाइंडर आया। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, जब सेम नंबर को 13 से डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर क्या होगा। आप एक बार प्लीज पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके हम इस सवाल को आपके लिए अटेम्प्ट करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अब हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। पहले इस सवाल को हम डील करते हैं, आराम से, बारीकी से, प्यार से, अच्छे से समझिएगा बात को। सवाल क्या बोल रहा है, चूंकि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव बताएंगे, लेकिन ये सवाल ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताएंगे और आपको बड़ा मजा आएगा सर ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, ठीक है। लेकिन अभी पहले आप समझना है बात को, ठीक, समझिएगा ध्यान से। बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब डिविडेंड क्या है सर, डिविडेंड है अपना 1365। आगे
उसके बाद बोल रहा है कि किससे डिवाइड करेगा, हमको डिवाइजर नहीं पता है। ठीक, आगे बोल रहा है 31 क्वोशेंट मिल रहा है, तो अपना क्वोशेंट क्या है सर, अपना क्वोशेंट है 31। आगे बढ़ते 32 रिमाइंडर मिल रहा है, तो अपना रिमाइंडर क्या है सर, अपना रिमाइंडर है 32, अपना रिमाइंडर है 32। ठीक, बोल रहा है बाय व्हाट नंबर, इसका मतलब हमको लेट द नंबर बोलो, या हम सिंपली बोलेंगे डिवाइजर x मान लो, जैसा होगा देखा जाएगा। बात समझ में आया, जो जो दिया हुआ है सवाल में, हाँ एज इट इज लिख लिए। क्या सवाल वाला आपको बोल रहा है इसको डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड 1365, क्लियर है बात। अच्छा 31 क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्वेश्चन को 31 मान लिए, और 32 रिमाइंडर दिया हुआ मान लिए। हमको बोल रहा है किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, तो उसको x मान लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वही चीज है, क्या डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब समझ में आ गया कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन, हम डायरेक्ट लगा रहे बाबू। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है 1365 बराबर डिवाइजर कितना है सर x इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है सर 31 प्लस का रिमाइंडर कितना है सर 32। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देखिएगा सर 31x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ये हो गया 3 65 6 3 1333। ओहो 1333, बढ़िया बात है। तो x हमको निकालना है, तो x को क्या करेंगे 133 बटे का 31। आई थिंक अगर हम 4 के 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ठीक, तो 124 और उसके बाद 93 33 दिया, हाँ तो 43। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 43। बात समझ में आ गया। तो सवाल वाला जो आपसे पूछ रहा है कि क्या कि किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो वी शुड डिवाइड इट बाय नंबर 43। या अगर कल के दिन सवाल वाला आपसे ही पूछता है कि डिवाइजर बताओ कितना आएगा, तो डायरेक्टली आंसर बोल देंगे कि सर आंसर 43 आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आसान था, सिंपल यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना था और ये था, लेकिन पिछले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट था, बस क्लियर है। आगे आते हैं इस सवाल पे, इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है, आप प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, अच्छा सवाल है। सवाल क्यों अच्छा है अभी आपको बताएंगे, देखिएगा। सवाल बोल रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, वापस से वही एक नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इस बार क्या है, ये नंबर डिवाइड हो रहा था, इस बार हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम आपसे छोटा मोटा बात पूछेंगे कि बताओ डिवाइजर कितना है, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब डिवाइजर कितना है, तो आप बोलिएगा सर 143 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 143 डिवाइजर है। बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर कितना है सर, रिमाइंडर है हमको 31, सवाल वाला खुद दिया हुआ है, रिमाइंडर 31 है। एकदम आराम से बात को समझिएगा, ये हमारा मेथड 1 रहेगा। ठीक, जब सब्जेक्टिव सवाल आएगा तब कैसे करना, और ऑब्जेक्टिव अगर ये सवाल आएगा तो कैसे करना, दोनों बताएंगे आपको। देखिएगा डिवाइजर कितना है 143, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, और इतना रिमाइंडर है। ठीक, मान लिए लेट दी डिविडेंड, डिविडेंड बोलो या आप सिंपली बोलो नंबर बी एक्स एंड क्वोशेंट बी क्यू। हम अपने मन से मान लिए कि हमको क्वोशेंट नहीं पता है और डिविडेंड नहीं पता, हम अपने मन से डिविडेंड x मान लिए, क्वोशेंट को q मान लिए। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अभी हम इस सेकेंड वाला केस को हम रिमूव कर रहे हैं, अभी सेकेंड वाला केस को दिमाग में लगा रहे। चलिए अगर हम आपसे नंबर निकालना बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर डिविडेंड बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है सर q प्लस का रिमाइंडर। ठीक, तो हमारा नंबर क्या आ गया, हमारा नंबर आ गया 143q प्लस का 31। या आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको सिंपली लिखो ऐसे 143q प्लस का 31। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछेंगे इस सिचुएशन में डिविडेंड क्या आया या इस सिचुएशन में नंबर क्या आया, तो आप बोलिएगा सर 143q
प्लस का 31। आगे बोलते हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा जब व्हेन द सेम नंबर, प्लीज सी दिस इंफॉर्मेशन, सेम नंबर, उसी नंबर को, कौन सा नंबर है, यही नंबर 143 क्यू प्लस का 31, इस सेम नंबर को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा यहां से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे हम, देखिएगा। हम सेम नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए सर 143 प्लस का 31 बटे का 13, सेम नंबर था उसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये देखना है। बढ़िया बात है। क्या अगर हम इसको आपको बोलेंगे कि ब्रेक करके लिख सकते तो आप बोलेगा बिल्कुल सर, इसमें क्या सोचने वाली बात है, 143 बटे का 13 प्लस का 31 बटे का 13। आई होप कितना बात समझ में आ रहा होगा। आप बताइए क्या 13 के टेबल में 143 आता है? बिल्कुल सर, ये पूरा चीज 11 बार में कट जाएगा। ठीक, ये पूरा चीज 11 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में अपने को रिमाइंडर 0 आएगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सर 143 क्या 13 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल सर, 13 गुना 11, 13 को 11 टाइम्स करेंगे तो 143 कट जाएगा। तो कोई चीज अगर पूरा रूप से कट जा रहा है इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0। इसका मतलब इस सिचुएशन में रिमाइंडर तो 0 है। चलिए इस पर आते हैं। इस पर अगर हम आएंगे तो बताइए 31 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरा छोटा सा बच्चा भी बोल देगा क्या कि सर अगर 31 को हम 26 से डिवाइड करेंगे तो इस सिचुएशन में जो है, सॉरी 31 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आता है 26। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच जा रहा है? 31। या ऐसे नहीं समझ रहा था, इसे समझो बच्चा की तरह कि 31 है उसको 13 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 13 से 2 बार में कितना, 26, और ये आ जाएगा कितना, 5। इसका मतलब इस सिचुएशन में रिमाइंडर कितना आ गया? इस सिचुएशन में रिमाइंडर आ गया 5। मैं एक बार देख लूं कि कुछ कट भी रहा है आपका, नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। इस सिचुएशन में आपका रिमाइंडर 5 आ गया, इस सिचुएशन में रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि सर इस पार्टिकुलर सिचुएशन में जो आपसे रिमाइंडर पूछा गया है वो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 5, बिकॉज वी नो डेट कि 5 + 0 इज नथिंग बट 5। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5। बात समझ में आया? फिर से बता देते हैं। सवाल वाला क्या बोला, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लिप्स इतना एज रिमाइंडर। तो हम बोले हमको क्वेश्चन नहीं पता है, क्यों मान लिए, नंबर को मान लिए x। मेन मुद्दा है नंबर निकालना, तो नंबर कैसे निकालेंगे, डिविजन बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस का नंबर। तो नंबर आ गया हमको 1 को 143 क्यू प्लस का 31। ठीक, अब बोल रहा है कि जब सेम नंबर को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम बोले सेम नंबर को तुम 13 से डिवाइड कर रहे हो, लोग कर दिए सवाल के मुताबिक, तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर लिए। लेकिन हम देखें 143 तो पूरा से चल जाता है 13 बार में। इसका मतलब इस सिचुएशन में तो रिमाइंडर 0। अब हम 31 को पकड़ रहे हैं, 31 को जब हम 13 से डिवाइड करें तो हम देख रहे हैं रिमाइंडर 5 बच जाता है। इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0, इस सिचुएशन में रिमाइंडर 5। इसका मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है कि सर इस सिचुएशन में रिमाइंडर जो है 5 बच जा रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, इसको आप उम्मीद करते हैं नोट कर लियोगा। हम थोड़ा मिटा रहे हैं, इसमें मेथड 2 हमको बताना है, इस वजह से हम मिटा रहे हैं। ठीक है, हम मिटा रहे हैं बाबू। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। इसको अभी नोट मत कीजिएगा, इसको आप समझिए उसके बाद नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा मेथड को पकड़ते। इसके लिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा, तो आप बार बार देख रहे हैं कि सर ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज तो इसमें कॉमन आ जा रहा होगा। तो आज के बाद जब भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल आएगा और आप सिर्फ यहां पर एक लाइन देख लोगे सेम नंबर लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम कुछ नहीं करना है। आपको इस सिचुएशन का जो रिमाइंडर बचेगा 31, पहला वाला सिचुएशन का जो रिमाइंडर बचेगा 31। क्यों ऐसा कर रहे हैं? काहे कि बोल रहा है कि जब हम किसी नंबर को 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 13 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बाकी चीज है वो तो 143 का मल्टीपल आ रहा होगा।
बात समझ आ गया। जब किसी भी नंबर को 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 13 बचा, मतलब बाकी चीज जो गायब हो तो 143 का मल्टीपल आ रहा होगा। तो सिर्फ हमको रिमाइंडर पे फोकस करना है। जो भी अपना अब बोल रहा है सेम नंबर, इस लाइन को ध्यान से रखिएगा। अगर सेम नंबर बोला गया है तो कुछ नहीं करना है आपको। पहला सिचुएशन का रिमाइंडर को बोल रहा है कि बताओ सेम नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो हमको नंबर पे नहीं जाना है ऑब्जेक्टिव सवाल में, हमको डायरेक्टली पकड़ना है रिमाइंडर को और रिमाइंडर को 13 से डिवाइड करना है। और जैसे जो पहला सिचुएशन का रिमाइंडर है उसको पकड़ना है और उसको हमको 13 से डिवाइड करना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, या जो भी बोलो आप, रिमाइंडर आ जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। हम क्या बोले कि सब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा करो दिल से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो दो बात पे फोकस करना है। पहला बात क्या है कि क्या सवाल में हमको बोला गया है कि सेम नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर सवाल वाला बोल दिया है कि सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है तो आपको दूसरा बात इस पे आना है कि हमारे सर बोले थे कि हमको 143 से कोई मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है कि पहला सिचुएशन में क्या रिमाइंडर बचा। आप बोलिएगा सर पहला सिचुएशन में रिमाइंडर 31 बचा, आप बढ़िया बात है 31 को आप लिख लेना। दूसरा सिचुएशन में आप देखना है कि सर किससे डिवाइड करना है, 13 से, तो बस आप रिमाइंडर को 13 से डिवाइड कर देना, जो आपका आंसर जाएगा वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गया। लेकिन शर्त एक है, और जो सवाल आता है बाबू 10th में सेम ही सवाल आता है, यही समझ जाओ आप। थोड़ा सा नंबर इधर बदल जाएगा, सेम सवाल आता है, तो आपको बस एक बार देख लेना है सवाल में कि क्या सेम नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर सेम नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो पहला केस का रिमाइंडर को बस सिंपली जिससे डिवाइड करना उससे डिवाइड कर दो, जितना बचेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। दैट्स इट। समझने वाला बच्चा को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। एक सवाल और करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल को आपको पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव नंबर x बाय 9, जब कोई पॉजिटिव नंबर x है उसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर 7 मिलता है। तो बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा इफ 3x - 1 इज डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है बात। आप एक बार ट्राई करें। इस बार सेम नंबर नहीं बोल रहा है, नंबर ही बदल दिया। पहला बार x को डिवाइड कर रहा है, इस बार 3x - 1 को डिवाइड कर रहा है। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपके लिए अटेम्प्ट करेंगे इस सवाल को। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल बनाए होंगे, हम आपके लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात है कि हमको डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, रिमाइंडर पता है, क्वोशिएंट नहीं पता है। मान लेते हैं लेट द क्वोशिएंट बी, अपने मन से हम मान लिए q, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के मुताबिक हम क्या बोल सकते हैं सर, डिविडेंड क्या है x, क्योंकि x को डिवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, मतलब 9 इंटू q प्लस का रिमाइंडर। ये हमारा नंबर आ गया क्या कि सर डिविडेंड बोलो या नंबर बोलो, क्या आ गया 9q प्लस का 7। खत्म। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम सवाल के मुताबिक चलेंगे तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3x - 1। तो पहले 3x - 1 का वैल्यू तो निकालो। 3x - 1 मतलब 3 इंटू x, मतलब ये पूरा चीज रखो, 9 इंटू q प्लस का 7 माइनस का 1 बराबर 9 3 जा 27, q प्लस का 21 माइनस का 1, और ये आ गया 27q प्लस का 20। तो अब जो दूसरा नंबर है हमारा वो है 27q प्लस का 20। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब 3x - 1 बोलो या सिंपली बोलो 3x - 1 का वैल्यू कितना आ गया 27q प्लस का 20। इसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो करते हैं बाबू 27q प्लस का 20। ठीक, इसको हमको 9 से डिवाइड करना है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर पहले तोड़ ले, हम बोलेंगे एकदम तोड़ लो 27q बटे का 9 प्लस का 20 बटे का 9। अब बताओ इस सिचुएशन में रिमाइंडर, आप बोलिएगा सर इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0। क्यों?
क्योंकि आपको पता है क्या कि सर 27 इंटू समथिंग जो भी हो, 27 तो 9 का मल्टीपल में आता है, इसका मतलब इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0। आगे बढ़ते हैं, जब आप 20 को 9 से डिवाइड करोगे तो छोटा सा बच्चा बोल देगा कि सर 2 बार में 18 हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा इस बार कितना सर 2। तो देयरफॉर अगर आपसे पूछा जा रहा है इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर केम्स आउट टू बी 0 + 2 RANDER, रिमाइंडर केम्स आउट टू बी 2। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया वो 2। अच्छा सवाल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन हाँ इस तरह का सवाल आएगा तो पहली बार पेपर में थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकता है। तो प्लीज़ आप इंटरप्रेट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना आखिरी कॉन्सेप्ट या आखिरी टॉपिक पर आ रहे हैं इस लेक्चर का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सिर्फ समझ के छोड़ देंगे, अगले लेक्चर से इस पर सवाल करेंगे, खूब सवाल करना है सर, इसका एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को पहले समझते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है और किस लिए है। ठीक, समझिएगा बात को। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लिखा गया तो आपको एल्गोरिदम का मतलब हम बताएं कि सर किसी भी पार्टिकुलर चीज को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होगा, एक स्टेप्स होगा, एक तरीका होगा। ठीक, अब सवाल आता है सर किस चीज को सॉल्व करने का ये तरीका है, तो सर ये किसी दो नंबर के बीच में HCF निकालने का तरीका है, बस। ठीक, हम क्या बोलेंगे, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 2 नंबर्स। लेट मान लेते हैं, लेट से हम अपने मन से मान लिए, लेट से A एंड B, आपके पास 2 नंबर है A एंड B, और शर्त यह है कि A जो है B से बड़ा है। अरे बाबू कोई ना कोई तो बड़ा होगा तभी तो बात बनेगा। ठीक, कोई A B से बड़ा है। क्या बोले हम, पहला लाइन अभी तक समझाए क्या कि सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है बस कुछ नहीं है, HCF निकालने का तरीका है किसी 2 नंबर के बीच में। ठीक, शर्त यह है, हम अपने मन से मान लिए कि A और B है, और शर्त यह है कि कोई एक नंबर दूसरा से बड़ा होगा। हम मान लिए यहां पर A B से बड़ा है। तो कैसे है, तो स्टेप्स है। तो पहला स्टेप्स क्या करेंगे देखिएगा, स्टेप 1 आपको बोलेगा क्या, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन A एंड B सच दैट वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इक्वेशन या आप बोल सकते हो रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा, सच दैट A बराबर B इंटू Q प्लस का R होना चाहिए। कंडीशन इज डेट कि R 0 से बड़ा, उसके बराबर या लेस देन डिवाइजर होना चाहिए। पहला स्टेप्स क्या करेंगे, जो 2 नंबर दिया हुआ है बड़ा वाला नंबर को डिविडेंड मानते हुए, एक बात को स्पष्ट से सुनिएगा, बड़ा वाला नंबर को डिविडेंड मानते हुए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक, ये सारा कंडीशन हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग कवर आउट कर चुके हैं। दूसरा स्टेप्स क्या होगा, इसमें समझिएगा बात को बारीकी से। स्टेप 2, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इफ R 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया पहला बार ही, तब क्या होगा, देन द HCF ऑफ A, B इज B। ठीक, हमेशा HCF डिवीजर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। A और B का जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B। क्लियर है बात, A और B का HCF क्या हो जाएगा, B, हमारा डिवीजर। यहां तक बात समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन B एंड R
क्लियर है? और आपको पता है क्या, स्टेप 3 में आएंगे हम लोग, डायरेक्ट स्टेप 3 में आएंगे, ठीक। और वापस से आपको पता है कि इस सिचुएशन में बी तो आर से बड़ा ही होगा सर, डिवीजर तो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, बी आर से बड़ा होगा तो जाके हम प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे, प्रोसेस इज कंटिन्यूड until the remainder is 0, या सिंपली आप ऐसे लिखो until the remainder is 0 and the last divisor will be treated as फाइनल एचसीएफ। एक मिनट में देख लेता हूं, कुछ कट वगैरह भी रहा है। सब कुछ स्पष्ट है? बिल्कुल सर, सब कुछ स्पष्ट है। हम एक बार जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं हम क्या बोले। हम आपको बोले क्या कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एल्गोरिदम है तो पक्का है कि कुछ ना कुछ स्टेप्स होगा किसी पार्टिकुलर प्रोसेस को सॉल्व करने का, बढ़िया बात है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 2 नंबर का एचसीएफ निकालने में काम करता है। तो इसको समझने के लिए हम बोले कि मान ले मेरे पास 2 नंबर बेटा ए और बी है, जिसमें कि ए बी से बड़ा है, एक को तो बड़ा होना पड़ेगा दूसरा से। चलिए पहला स्टेप्स में देखें कि हम यूक्लिड डिवीजन लगाए ए और यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं, एल्गोरिदम नहीं, एल्गोरिदम तो पूरा प्रोसेस है, लेमा लगा रहे हैं ए और बी पे। तो हमको पता चला कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी क्यू प्लस आर, क्यू क्यूसेंट है, आर रिमाइंडर है, सब कंडीशन लेमा का फुलफिल होगा, ठीक। अगर इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ ए और बी का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, या सिंपली समझ लो डिवीजर जो है अपना वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो वापस से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक लगाते चलना है। अब क्या लगाना है, बी और आर में डिवीजर और रिमाइंडर को पकड़ना है। हर सिचुएशन में डिवीजर रिमाइंडर, डिवीजर रिमाइंडर, डिवीजर रिमाइंडर को पकड़ना है। क्लियर है? और शर्त तो है ही कि सर आपका डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा, यहां पर देख भी लो, कंडीशन तो ही रहेगा ही, ठीक। और प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक आपको रिमाइंडर नहीं मिलता है 0। जैसे ही जिस मोमेंट में रिमाइंडर 0 हो गया उस मोमेंट का जो डिवीजर होगा या आखिरी जो डिवीजर होगा जहां पर आपका रिमाइंडर 0 होगा उस डिवीजर को हम बोल देंगे यही हमारा फाइनल एचसीएफ है, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एक बात और नोट डाल करके इस बात को ध्यान में रखना, क्या इस पार्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। हम एक सवाल लेंगे जो आपको पढ़ाए हैं, इसको बस हम समझा देंगे, बाकी इस पे डिटेल्ड में इसके एप्लीकेशंस पे सारा सवाल वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक। आप प्लीज इसको नोट कीजिए। हम एक सवाल आपके लिए लेंगे जिससे कि आपको ये जो पढ़े अभी आपके दिमाग में पूरा रूप से फिट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप प्लीज। चलिए जो पढ़े हैं उसी के बेसिस पर आपको सवाल दिए हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ईडीए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 and 15, है ना। हम आपके लिए करते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिएगा। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो सर सबसे पहले स्टेप 1 कैसे करेंगे सर, हमको 2 नंबर पता है, 12 और 15 हमको पता है 15 इज ग्रेटर देन 2, ठीक। आगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। जैसे ही लगाएंगे तैसे हम लिख सकते हैं 15 बराबर 4 × 3 प्लस का 3। बात समझ में आ गया? आप सिंपली बच्चा की तरह डिवाइड कर लेना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। क्लियर है बात? रिमाइंडर क्या हो रहा है यहां पर सर, बताइए रिमाइंडर क्या हो रहा है यहां पर, रिमाइंडर है यहां पर 3, ठीक। स्टेप 2 पर आते हैं हम लोग, डायरेक्ट स्टेप 2 पर आए। अच्छा
यहां पर रिमाइंडर 3 है, क्या 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। किस पे अब हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा? रिमाइंडर जो कि हमारा 3 है और दूसरा डिवीजर 3 नहीं हो सकता बाबू। क्यों? कि रिमाइंडर और डिवीजर आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब डिवीजर क्या होगा? वापस से 4 होगा। तो वापस से हमको 4 और 3 पे लगाना पड़ेगा। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 1 में क्या बोले? एक नंबर जो बड़ा है उसके पहले डिसाइड कर लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो, उसको नंबर को ब्रेक डाउन कर लिए। वापस से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। किस पर? 3 और 4 पे, रिमाइंडर और डिवीजर पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3। स्टेप 3 आपको पता है कि 4 3 से बड़ा है, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 बराबर, हो ऐसे कैसे हो गया? 4 तिया 12, 3 into 0। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दिए हम? देखिए, हम इतना बड़ा ब्लंडर कर दिए, हम 15 को ब्रेक कर दिए। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर कर दिए। तो थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, फ्लो में गलती हो जाता है। हम लिखेंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर, मतलब 15 बराबर 12 इंटू 1 प्लस का 3। 12 को तो गायब कर दिए हम सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या है, क्या इस केस में रिमाइंडर आ रहा है? सर रिमाइंडर 3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे किस पर लगाएंगे एलिमेंट? सर रिमाइंडर और डिवाइजर पे, मतलब 12 और 3 पर। आगे बढ़ते हैं। 12 क्या 3 से बड़ा है? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। 12 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं। तो इस बार क्या बोलेंगे? 12 बराबर 3 into 4 प्लस का 0। काहे कि 4 बार में जैसे करेंगे तो फैक्टर हो गया, और इस केस में आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर जो है अपना 0 आ गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द डिवाइजर। कौन सा डिवाइजर है? सर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से नहीं। 4 तो क्वोशिएंट है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर इस सिचुएशन में हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 नंबर है ना, तो एक नंबर को दूसरा से डिवाइड करना पड़ता। हम क्या किए? 15 को ब्रेक कर दिए थे। बात समझ में आ गया? तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर ये डिवीजर है, यहां पर ये डिवीजर है। तो हमारा जो डिवीजर है, आपको बताए कि रिमाइंडर 0 आता है, तो हमारा डिवीजर ही एचसीएफ हो जाता है। देयरफॉर द डिवाइजर विच इज 3 इज ऑल्सो दी HCF ऑफ, कौन 2 नंबर का HCF? 12 और 15 का। वरना आपको बचपन से HCF का तरीका सिखाया गया, उससे भी आप निकालिएगा तो ये दोनों का HCF 3 आ जाएगा। उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ही चीज को देखेंगे। बात समझ में आ गया? दोनों नंबर को डिसाइड करना है, बड़ा वाला को छोटा से डिवाइड करना है। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वही डिवाइजर हमारा आंसर हो जाएगा, आई मीन HCF हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो करते चल रहा है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते चलेंगे। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, एट ए मोमेंट उस सिचुएशन में हमारा डिवाइजर ही हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारा डिवाइजर ही हमारा उस 2 पार्टिकुलर नंबर का HCF हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि यहां तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, और जैसा हम बोलते हैं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम करते रहो। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको जो मिलेगा इस यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के एप्लीकेशंस पर अच्छा सवाल जो आपके बोर्ड वगैरह में आता है, उसको प्रीवियस ईयर के थ्रू हम सब करवा देंगे। ठीक, फिलहाल के लिए थैंक यू। आपको नोट करना है तो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा।